हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हेल्थ सीटेट क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का सीटेट एक्सप्रेस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। ईवीएस का पहला पार्ट आ चुका है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और हम देखेंगे कि इस क्लास में जो हमारा थीम है, उस थीम का जो पहला चैप्टर है परिवार एवं मित्र, ये पहला थीम है और इसी के ऊपर आज का क्लास होने वाला है। तो समझेंगे कि परिवार क्या होते हैं और परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। तो देखिए कि परिवार क्या है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि परिवार सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है ना। परिवार क्या है? तो परिवार सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई होती है जिसके अंतर्गत माता पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण विद्वान भी हुए जिन्होंने परिवार से संबंधित परिभाषाएं दी, परिवार के कार्यों को बांटा है। तो चलिए एक नज़र उन सबको देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। ये मैकाइवर एवं पेज नामक विद्वान हुए, इनकी परिभाषा है। अब बढ़ते हैं कि परिवार के कार्य क्या होते हैं। तो मैकाइवर ने परिवार के दो कार्य बतलाए हैं, आवश्यक और अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य क्या है और अनावश्यक कार्य हैं क्या हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें देखेंगे कि परिवार के आवश्यक कार्यों में विभिन्न प्रावधानों जैसे आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक प्रजनन इत्यादि आते हैं। वहीं मनोरंजन से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो अनावश्यक कार्य की श्रेणी में रखे गए हैं। समझ में आ गई बात। ऑगबर्न और निमकॉफ ने पारिवारिक कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। ऑगबर्न और निमकॉफ इन दोनों विद्वानों ने पारिवारिक कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया। ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? आर्थिक, प्रकृत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। ये 6 वर्ग ऑगबर्न और निमकॉफ विद्वान ने बांटा है। अब देखेंगे कि लुंडबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख क्रियाकलाप बताए हैं। ये क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण और चौथा यौन व्यवहार व प्रजनन। ये लुंडबर्ग के द्वारा बांटे गए 4 प्रमुख क्रियाकलाप हैं। बढ़ते आगे, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। परिवार की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है वंशानुगत संबंध का। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, है ना। क्योंकि परिवार के जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं उनमें बहुत सारे गुण जो होते हैं वो अपने पूर्वजों के गुणों को लेकर आते हैं, है ना। वंशानुक्रम का सिद्धांत कहता है कि बच्चों में माता पिता एवं उनके पूर्वजों के गुण हस्तांतरित होते हैं। तो ये वंशानुगत संबंध परिवार की जो है पहली विशेषता है। दूसरी प्रमुख विशेषता की चर्चा करेंगे कि परिवार एक सामाजिक संस्था होती है। परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है, जहां छोटे छोटे बच्चों का सामाजिकरण शुरू होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला होती है। तीसरी प्रमुख विशेषता है आर्थिक व्यवस्था। पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, जिससे जो भी सदस्य होते हैं उनकी आर्थिक समस्याएं वहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। अगली विशेषता है वैवाहिक अनिवार्यता।
परिवार में जो सदस्य होते हैं, चाहे वो पुरुष या स्त्री हो, वैवाहिक अनिवार्यता होती है। और इसका कारण है कि परिवार में संतानोत्पत्ति एवं वंश वृद्धि हेतु वैवाहिक अनिवार्यता होती है, ताकि परिवार आगे भी चलता रहे। अगली प्रमुख विशेषता है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। पारिवारिक अंग के रूप में जितने भी सदस्य परिवार में होते हैं, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और यह उनके विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये परिवार की विशेषताएं थीं। बढ़ते हैं अगले बिंदुओं की ओर, जिसमें है प्रमुख परिवार का वर्गीकरण। अब भारतीय संदर्भ में देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार, जिसे लघु परिवार, छोटा परिवार भी कहा जाता है, इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। यह संयुक्त परिवार की लघु इकाई होती है और वर्तमान समय में एकल परिवार का चलन काफ़ी बढ़ चला है। इसके कई कारण हैं। एक तो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई, और संयुक्त परिवार जो बड़े परिवार होते हैं उसमें कलह की ज़्यादा संभावना होती है, जबकि एकल परिवार में कलह की कम संभावना होती है। संयुक्त परिवार की चर्चा करें तो संयुक्त परिवार, जैसा कि हम सभी को मालूम है, वैसे परिवार जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, दादा दादी, चाचा चाची एवं उनके बच्चे सभी एक साथ रहते हैं, यह संयुक्त परिवार कहलाता है। और भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का आधार है और हमारे परंपरा में संयुक्त परिवार का चलन रहा है, लेकिन अब वर्तमान समय में धीरे धीरे इसका ह्रास हो रहा है। परिवार का महत्व क्या है? तो परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है, क्योंकि परिवार समाजीकरण की मौलिक इकाई होती है। तो यह निश्चित है कि जो भी बालक उस परिवार में होगा तो उसका समाजीकरण अपने परिवार से ही शुरू होता है। बालक के विकास में परिवार का अहम योगदान होता है। बालक की मानसिक क्षमता के विकास में भी उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, जो उससे अपने परिवार, माता पिता से प्रमुख रूप से प्राप्त होता है। परिवार की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है, जो उनके विकास को प्रभावित करता है। बच्चों के भाषाई विकास में भी परिवार का अहम योगदान होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परिवार में जिस प्रकार के भाषाओं का प्रचलन होता है, बच्चे प्रमुख रूप से उन भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, जो है मित्र। तो मित्र के बारे में बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती ज़्यादा कुछ खास है। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र सामान्य तौर पर कहलाता है। यह आवश्यक भी नहीं है कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हों और सारे बालक उसके मित्र हों। मुख्य रूप से जिन बालकों के साथ वह रहना, कार्य करना एवं खेलना पसंद करता है, उन्हें हम उसका मित्र कहते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता होता है जो अन्य रिश्तों की तरह थोपा नहीं जाता है। यह एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है। मन के विचार मिलते हैं, भाव मिलते हैं, तभी मित्रता होती है, अन्यथा मित्रता संभव नहीं है। अगला पॉइंट है मित्रता का वर्गीकरण। तो देखेंगे कि मित्रता के मुख्य रूप से 3 रूपों में से वर्गीकृत किया गया है। उपयोगिता की मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। आनंद की मित्रता यह दूसरी प्रकार की मित्रता है। इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हितों को लेकर सहमति होती है एवं अपनी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। तीसरी प्रकार अच्छी मित्रता, और यह सबसे श्रेष्ठ प्रकार है मित्रता की। इस प्रकार की मित्रता में 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वे एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं।
इसमें मित्रता हित पूर्ति व केवल आनंद के लिए नहीं होती है, बल्कि मन के भाव मिलते हैं तभी अच्छी मित्रता होती है। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ प्रमुख प्रश्नों की ओर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, आप इसके ऊपर विचार करें, इसका आंसर दें। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण यहाँ समावेशी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ कक्षा 3 के छात्रों को शिक्षिका रमा यह सिखा रही हैं कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। तो अलग अलग पृष्ठभूमि की चर्चा की जा रही है। समावेशी दृष्टिकोण यहाँ पे अपनाना है, जो कि नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि समुदाय का तात्पर्य हुआ, यहाँ पे सवाल देखिएगा कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। तो किस रूप में है? क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है ना। समुदाय के बीच जो बच्चे होते हैं तो वहाँ पे रियलिटी होती है, वो किताबी ज्ञान नहीं है, ना ही किसी की कल्पना है। उस समुदाय में बच्चे वास्तविक रूप से वास्तविक परिस्थितियों से सीखते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, बड़े बुजुर्गों के सहयोग के माध्यम से हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो, जिस भी दृष्टिकोण से हम लें तो यहाँ वास्तविक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला सवाल है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तीसरा है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और चौथा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। और यहाँ जो कथन दिया है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो यह परिभाषा सभी परिवारों पर लागू नहीं होती है। तो इसीलिए यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। चौथा है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि इसके ऊपर पहले भी चर्चा की गई, आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। महंगाई, जनसंख्या और कलह में संभावना की कमी एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? तो एक बार फिर से काफ़ी आसान सा सवाल, और इसका पहला ऑप्शन परिवार सही है। परिवार ही सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है।